Assalamu alaikum. Myself Nazia Altaf Ahmed from History Department in JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. In this presentation, we will discuss about the history of the Maratha for SYBA G2. The title of the paper in SYBA G2 in History of the Maratha in 1707 to 1818. The title of the unit is डाउनफॉल ऑफ द मराठा पावर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मराठा हुकूमत की ज़वाल परेज़ीरी, मराठा हुकूमत का इख्तिताम, इसके ऊपर जो है तो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम इसका पस मंज़र पहले मैं आपको बता दूं। मराठा हुकूमत की ज़वाल पजीरी कैसे हुई, पहले तो हम ये समझेंगे कि 1630 के बाद शिवाजी की पैदाइश हुई और 1645 में तो उन्होंने तोरना का पहला किला फ़तेह किया। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, मैं आपको ये पस मंज़र बता रही हूँ कि 1645 में जो है तो उन्होंने जो है तो तोरना का पहला किला फ़तेह किया और ये फ़तेह करने के बाद शिवाजी के जो साथी थे, मावले साथी, उनकी वजह से उनके हौसले बुलंद हुए और हौसले बुलंद होने के बाद आदिल शाही, निज़ाम शाही हुकूमत के किले इनके ज़ेर असर रहे, जिसे उन्होंने फ़तेह किया। और फ़तेह करने के बाद ये इतना उभरी कि तारीख़ के हिस्सों में आपने पढ़ा होगा कि 1680 तक जब इंतकाल हुआ तब तक मराठों के हाथ 200 किले आ चुके थे। जिस शख्स ने 1645 में छोटा सा पहाड़ी किला तोरना का किला फ़तेह किया, उसने 1680 तक 200 किलों को जो है तो अपने साथियों के साथ, शिवाजी के जो साथी थे, मावले, भोंसले, होलकर, देसले, जाधव, सतारा के जाधव, पूना के भोंसले वगैरह, ये सब शिवाजी के साथी थे और इनका बहुत साथ रहा शिवाजी का। और इन पर फ़तेह हासिल करने में इन लोगों ने शिवाजी का बहुत साथ दिया और साथियों की मदद से जो है तो उन्होंने मराठा पावर को मजबूत किया। शिवाजी के बाद संभाजी, फिर राजाराम और फिर शाहू तख्त नशी हुए, है ना। 1689 यानी 1689 तक संभाजी मराठों के छत्रपति रहे। उसके बाद 1689 से लेकर 1697 तक राजाराम मराठों के तख्त नशी हुए। उसके बाद 1697 के बाद से शिवाजी दुआम यानी शिवाजी सेकंड को कुछ हद तक पावर मिला और फिर वहाँ से 1707 से शाहू जो कि शिवाजी के बेटे थे, जो कि औरंगज़ेब की कैद से आज़ाद होकर महाराष्ट्र आए और शाहू के हाथों जो है तो मराठों का इक़्तिदार हाथ में आया। और 1707 के बाद से मराठों ने फिर से अपने आप को उभारा, जो कि पेशवा पीरियड जहाँ से स्टार्ट होता है। मराठा असर रसूख कायम करने के बाद शाहू ने महसूस किया कि अगर सही तरीके से मराठा पावर को चलाना है तो इसका एक सेंट्रलाइज निज़ाम होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मौजूदा निज़ाम को ट्रांसफ़र किया और एक नया निज़ाम, पेशवाई निज़ाम कहते हैं, यहाँ से जो तो 1713 से 1713 में जो मराठों के पेशवा बने वो बालाजी विश्वनाथ बने। यहाँ से शुरू होता है पेशवा पीरियड। बालाजी विश्वनाथ जो थे, जब मराठों के पहले पेशवा बने, यानी वो एक ऐसा सिस्टम था कि एक बादशाह हुआ करता था जो कि शाहू कहलाता था और बादशाह जो है वो राज करने का काम करता था और इसकी इंतज़ामिया का काम पेशवा लोग किया करते थे। जैसे हमारे यहाँ होता है सदर जमहूरिया होता है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन वज़ीर आज़म चला रहे हैं, है ना। तो ऐसे पेशवाओं ने ये निज़ाम कायम किया। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक पेशवा रहे। इसके बाद 1720 से 1740 तक इनके बेटे बालाजी बाजीराव बने और उसके बाद जो है तो 1740 में बाजीराव का इंतकाल हुआ। बाजीराव अव्वल 1740 में बने और 1757 से 60 तक इनका दौर रहा और फिर 1761 में पानीपत की तीसरी जंग अजीम हुई। उसके बाद मराठों के जो पेशवा रघुनाथ राव बने, है ना, तो उन्होंने जो है तो रघुनाथ राव जो है तो मराठों के पेशवा बने। लेकिन
इसके बाद जब पानीपत की तीसरी लड़ाई जब हुई, जो कि मराठों को शिकस्त हुई, उस शिकस्त से की वजह से मराठों के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके थे, लेकिन इनकी कुव्वत को ज़वाल आ चुका था। अब इनका ज़वाल आने की वजह से वो अपना असर रसूख कायम ना रख सके थे, है ना। इसलिए जो है तो मराठों ने ये महसूस किया कि अब हिंदुस्तान के सरदार जो है मराठों ने ये महसूस किया कि इनके अंदर जो सरदार जो थे मराठों के ज़ेर असर रहे, राजपूत और रोहिलखंड के जो लोग रहे, जो इनके ज़ेर असर थे मराठों के, उन्होंने देखा कि मराठा अब हार चुके हैं, तो ये अब इन पर राज नहीं कर सकेंगे। इसलिए मुख्तलिफ सरदारों ने भी सर उभारना शुरू किया, जिससे मराठों की कुव्वत कमज़ोर हुई। उसके बाद 1818 का दौर आते आते मराठा मुकम्मल तौर से कमज़ोर होते गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानीपत की तीसरी जंग अज़ीम के बाद ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया था, इसका मौका मिला। अब ब्रिटिशर्स ये चाहने लगे थे कि अब मराठों का ज़ेर असर अगर लाना है, तो 1721 के बाद से जब इनको ज़ेर असर लाना शुरू किए, तो एक ऐसा वक्त आया कि जब मराठों का आखिरी पेशवा बालाजी बाजीराव सेकंड, जो मैं आपको यहाँ बता दूं कि इन 1820 पेशवा बाजीराव सेकंड एक्सेप्ट सब्सिडायरी अलायंस बाय साइनिंग ट्रीटी ऑफ बेसिन। दिस मार्केट द डाउनफॉल ऑफ मराठा एम्पायर बाय 1818 द मराठा पावर वॉज फाइनली क्रश्ड एंड द ग्रेट चीफ दैट रिप्रेजेंटेड इट इन सेंट्रल इंडिया सबमिटेड एंड एक्सेप्टेड द ओवरलॉर्डशिप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बाजीराव सेकंड ने जो तो ट्रीटी ऑफ बेसिन अंग्रेज़ों के साथ मिलकर साइन किया। अब ये इन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि पुर्तगीज़ों की जो ताकत थी उस वक्त वो भी सर उभारने लगी थी। सिद्दी जौहर ने भी अपना सर उभारना शुरू किया। इसके अलावा अहमदनगर के आदिल शाही और निज़ाम शाही के सरदारान जो बाकी थे, तो उन्होंने भी उनको भी सर उभारने का मौका मिला। मराठों की कमज़ोरी का फ़ायदा इन सभी ताकतों ने उठाया। अब मराठों को तो हर तरफ से कमज़ोर होना ही था। तो अब इनकी जो कॉजेज़ हैं उस पर हम आते हैं, बात करते हैं। इनकी पहली अंदरूनी कमज़ोरी जो बनी, कॉजेज़ ऑफ डाउनफॉल ऑफ मराठा पावर, इंटरनल वीकनेस ऑफ मराठास, यानी कि अंदरूनी कमज़ोरी पहली वजह बनी। आपस में इक़्तिदार की जंग जो शुरू हुई इन लोगों में, तो ये भी उन लोगों की इख्तिताम पजीरी का जो है तो ज़बों हाली का ये भी एक वजह थी। पानीपत की तीसरी जंग अज़ीम की हार के बाद यहाँ रघुनाथ राव और पेशवा नारायण राव के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी इक़्तिदार को लेकर, ये भी उनकी एक वजह बनी। उसके बाद लैक ऑफ पॉलिटिकल फोरसाइट, सियासी दूर अंदेशी का फुकदान रहा मराठों में, क्योंकि इक़्तिदार की हवस और इक़्तिदार की कहना चाहिए कि जंग ने मराठों को उतनी सूझबूझ उनके अंदर नहीं आई जैसा उनमें पहले रोब और दबदबा जो पहले था, जो सियासी सूझबूझ थी, है ना। क्योंकि जो मराठों के पेशवा जो बन चुके थे, उनके अंदर उतनी विकार दोबारा दिलाने की, मराठों को दोबारा अज़मत और वो विकार नहीं दिला सके, क्योंकि उनके अंदर लैक ऑफ पॉलिटिकल फोरसाइट था, सियासी सूझबूझ नहीं थी। इसके बाद आता है, ज़ाहिर है कि रघुनाथ राव जो तो इंतहाई नाकाबिल पेशवा साबित हुए। इन लोगों में जो तो इनकैपेबल लीडरशिप, यानी इसकी वजह से जो है तो लीडरशिप की जो सही क़यादत वो जो तो नहीं कर सके, और इस तरह से ये भी उनकी एक वजह बनी। वीकनेस इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मराठास, उन लोगों में ज़ात पात का जो निज़ाम था, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य भी एक वजह बनी। ज़ात पात का निज़ाम भी उनकी ज़वाल पजीरी की जो है तो ये भी एक सियासी ढांचे को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा नेक्स्ट आता है जागीरदारी सिस्टम। जागीरदारी सिस्टम पूरे इलाकों में जो है तो पूरे इलाके को जो है तो मातहत दिया जाता था। जागीरदारी सिस्टम जो है तो उसमें आबाद किसानों के साथ जुल्म की सितम करते थे, और जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी पेशवा के पास, और कोई सुनवाई ना होने की वजह से वहाँ अनारकी फैल गई, ये भी एक वजह बनी। उसके अलावा जो है तो उनका फ़ौजी निज़ाम भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से, मिलिट्री वीकनेस ऑफ मराठास, नेगलेक्ट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बाय द मराठास, इस तरह से जागीरदारी सिस्टम होने की वजह से उनका माशी निज़ाम जो तो बहुत इंतहाई वर्स्ट हो चुका था, और इस तरह से ये भी एक वजह बनी उनकी मराठा हुकूमत की सवाल पजीरी की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मिलिट्री वीकनेस ऑफ मराठास।
है ना। फ़ौजी निज़ाम अंग्रेज़ और अहमद शाह अब्दाली जैसे जो मराठों के दुश्मन थे, है ना, इनके बाद जो है तो इनके पास जो है तो जदीद हथियार थे, इनके फ़ौजी ट्रेंड थे, है ना, पूरी तरह से तरबियत याफ्ता थे। मराठों के फ़ौजी जदीद हथियार से लैस नहीं थे, जदीद हथियारों की उन्हें तरबियत नहीं दी गई थी। अहमद शाह अब्दाली के पास तोप वगैरह थी, मगर मराठों के पास, है ना, ये हथियार ना होने की वजह से, एडवांस हथियार ना होने की वजह से, यही वजह है कि मराठों ने तीसरी पानीपत की जंग अज़ीम अहमद शाह अब्दाली के साथ जो लड़ी थी उसमें वो शिकस्त हो चुकी थी उन्हें। इसी तरह अंग्रेज़ों की नई नई टेक्निक आ चुकी थी, बंदूकें आ चुकी थी जो मराठों के पास नहीं थी। इसी तरह मराठों को जंगी हिकमत अमली से नावाकफियत भी थी, इसकी ज़बोहाली और पस्ती हाली का ये भी एक वजह बनी, है ना। द सुपीरियर डिप्लोमेटिक स्किल एंड स्पाई सिस्टम ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेज़ों में जासूसी का निज़ाम ज़बरदस्त था, है ना, मराठों में इतना मजबूत नहीं था। कैसे, उसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अंग्रेज़ों के जासूस मराठों के बेस में इनकी जासूसी कर लिया करते थे, इनकी साजिशों को नाकाम करते रहते थे। मराठों में इस तरह अंग्रेज़ बनकर कहना चाहिए कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप समझ सकते हैं कि एक गोरे को काला बनाना आसान है, मगर काले को गोरा बनाना सही तरीके से बड़ा मुश्किल था उस दौर में, है ना। आज तो बहुत आसान हो गया है, मगर उस वक्त जो है तो काले को गोरा बनाना बहुत मुश्किल था उस ज़माने में। इस तरह अंग्रेज़ों ने जो है तो कुछ हिंदुस्तानियों को ख़रीद कर मराठों के दरमियान रखा और इनकी साजिशों का पता लगा लिया करते थे। मराठे इतना अपडेट नहीं थे, इनके बीच अपने आदमियों को भेजकर उनकी साजिशों का पता लगाएं, ये भी एक वजह रही। उनकी जासूसी निज़ाम जो है तो बहुत कमज़ोर होने की वजह से जो है तो इन लोगों ने अपना विकार और अज़मत खो दिया, इतना असर रसूख और रोब दबदबा कायम ना कर सके, है ना। इसके अलावा उसके बाद अगला कॉज आता है द जागीरदारी सिस्टम ग्रू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। मराठों की जंग आज़ादी के दरमियान जागीरदारी निज़ाम जो है तो बढ़ोतरी हासिल हुई और इसकी वजह से उनका माशी निज़ाम बद से बदतर होता चला गया और जो गरीब थे वो गरीब से ज़्यादा उनकी बहुत ज़्यादा इस्तेसाल होने लगा। और यही वजह थी कि उनके शुरू से उनके निज़ाम में जागीरदारी सिस्टम होने की वजह से उनका इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप नहीं होने पाया, जिसकी वजह से ये भी एक उनकी तरक्की में रुकावट बनी और उनकी पस्ती का जो है तो एक वजह रही। नेक्स्ट पॉइंट में हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम अगले पॉइंट के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।